का मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। आज मैं अपने इस चैनल पर स्टार रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि आजकल मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ। अगर आपको भी इस बुक में क्या लिखा है वो जानना है तो कि अपनी पैसों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि एक कर्मचारी के रूप में जो मकान का मालिक भी है, आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। एक, आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाएं इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी, सरकार, बैंक में से प्रत्येक आदमी आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें। अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठी करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती है तो वे अपनी सफलता का आकलन कैसे करें। किसी को यह कैसे पता चले कि अब वे अमीर या अब उनके पास दौलत है। संपत्तियां और दायित्वों की परिभाषा के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर बकमिंस्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। पहले लोग जियोडेसिक होम के पेटेंट्स के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्चर को हैरान कर दिया था। उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने से मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेट वर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्तियों और दायित्वों के बीच का अंतर है। नेट वर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है। फुलर की परिभाषा से आपको आंकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आती है जिनमें आमदनी नहीं होती है, जैसे वह चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके गैराज में खड़ी है। मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आपकी दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आंकलन। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम में मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है। बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे
कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। अगर मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैं संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूँ। इसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी ना करूं तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यम वर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं। संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतनी ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनः निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इस सरल सबक को याद रखें तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बातें सुने। यह था अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक था आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। तो आज का ये अध्याय मेरा यही खत्म होता है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको इस बुक में क्या लिखा है वो सब कुछ जानना है तो आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।